दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारे साइड से। ठीक है, यहाँ पे अब जेबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बैंकिंग है, क्वेश्चन सेट नंबर 3 है। या छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है। आप जहाँ पे आपके पास मात्र मान लेते हैं कि 10 मिनट ही समय, तो 10 मिनट का समय देकर भी आप पेपर को आराम से पास कर सकते हैं पर डे पढ़ के। दूसरा चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं एक ही दिन में पेपर पढ़ना तो भी संभव है। महज 16 घंटा के अंदर आप पूरा का पूरा पेपर, कोई भी एक सिंगल पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आराम से 55-60% नंबर ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। या 75% नंबर कम से कम आप टारगेट लेके चले, या 1 घंटे का समय अगर आप हर दिन देते हैं या फिर 7 दिन का समय आप दे के कोई भी एक पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। केस स्टडी की वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी है 6 महीने की है, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। यहाँ पेपर करेंगे प्रिंसिपल से दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम है 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, दाम यहाँ है 3,000 रुपये दाम। पहले सवाल पाइए, बोलता है कि जो यहाँ पे आपका मार्कअप प्राइसिंग कम्स अंडर विच ऑफ द प्राइसिंग मेथड। अब यहाँ पे शब्द क्या है आप यहाँ पे समझेंगे। तो बोलता है कि जो मार्कअप प्राइसिंग है ये कौन सी प्राइसिंग मेथड के अंदर आती है, सवाल ये था। मार्कअप प्राइसिंग कौन सी प्राइसिंग मेथड के अंदर आती है। ए ऑप्शन है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बी ऑप्शन है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सी ऑप्शन है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, डी ऑप्शन है गोइंग रेट प्राइसिंग। जब मार्कअप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये कॉस्ट प्राइसिंग मेथड के तहत ये आप इसको प्राइसिंग मेथड निकाल सकते हैं। जो प्राइसिंग मेथड होती है मार्कअप प्राइसिंग के निकालने का वो होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। A is a transferable financial instrument which is traded at local stock exchange of a country but represents a security usually in the form of equity which is issued by a foreign publicly listed company। अब यहाँ क्या बोलता है, एक प्रकार का ये ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लोकल स्टॉक एक्सचेंज में कंट्री की ट्रेड करता है। क्या करता है वहाँ पे, ट्रेड करता है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार का सिक्योरिटी जो कि इन फॉर्म ऑफ इक्विटी होगा, जो कि इशू कौन करने वाला है, इशू किया है फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। इस तरह का चीज़ को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बी ऑप्शन है आपका डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सी ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डी ऑप्शन है फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो बेसिकली अमेरिकन समझ में आ रहा, अमेरिका में ही होगा। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहाँ होगा, अमेरिका में। ठीक है, ऐसे समझते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और ये जो ग्लोबल है आपका ये कहाँ रहेगा, ये बेसिकली यूरोप में रहता है। कहाँ रहता है ये, यूरोप में। ठीक है, यहाँ चूंकि कोई कंट्री मेंशनड नहीं है तो हम इसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट सिर्फ बोलेंगे। ठीक है, अगर इंडिया में होता तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन डिपॉजिट रिसिप्ट है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंक ए ग्रांट्स एन ओवरड्राफ्ट टू एबीसी लिमिटेड अगेंस्ट बुक डेप्ट, दिस इज सिक्योर्ड बाय। बैंक ए ने एक तरीके का ग्रांट किया है ओवरड्राफ्ट एबीसी को, अगेंस्ट किसके ऊपर है, बुक डेप्ट के ऊपर है। ठीक है, जहाँ से पैसा उसको मिलने वाला, दिस इज सिक्योर्ड बाय। इसको सिक्योर क्या चीज़ से कर सकते हैं, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कार लोन हाइपोथिकेशन का पार्ट है। क्या है, कार लोन में हाइपोथिकेशन ही करते हैं हम लोग। फिर आइए प्लेज, बी ऑप्शन क्या है प्लेज। प्लेज में क्या हो जाएगा, हम बेसिकली गोल्ड के ऑर्नामेंट को करते हैं, यानी गोल्ड लोन, सॉरी गोल्ड, इसको क्या बोलेंगे, गोल्ड लोन हो गया आपका। ओके, मॉर्टगेज में क्या हो जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी के ऊपर आप लेते हो जो घर हो गया उसको गिरवी रख के। ठीक है, या होम लोन वगैरह इसमें आ जाएगा। असाइनमेंट में हो जाएगा आपका एफडी वगैरह के ऊपर आप कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बुक डेप्ट भी रख सकते हो। इसमें क्या रख सकते हैं, बुक डेप्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बुक डेप्ट। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर बी, कमर्शियल बैंक ट्रांसफर्स commercial bank transferred the account to its branch. A check was presented on the first transferor branch which it returned to the region referred to drawer. Customer claimed the damages from the bank। बोलता है जब रिक्वेस्ट किया गया किसी कस्टमर बी के द्वारा, कमर्शियल बैंक ब्रांच ने ट्रांसफ़र कर दिया अकाउंट को
उसके ब्रांच में जहाँ वो चाहिए था उसको। चेक तभी प्रेजेंट हुआ फर्स्ट ट्रांसफर ब्रांच को, फर्स्ट ट्रांसफर ब्रांच को ना कमर्शियल ब्रांच के ऊपर प्रेजेंट हो गया, जो कि रिटर्न किया गया, एक रीज़न डाला गया कि रेफर टू द ड्रॉर। कस्टमर डैमेज क्लेम कर दिया बैंक के साथ, बैंक से कस्टमर ने डैमेज क्लेम किया है। ये ऑप्शन है, बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर नॉट हैविंग रिटर्न द चेक विद प्रॉपर रीज़न। बोलता है बैंक यहाँ पे बिल्कुल लायबल हो जाएगा, ठीक है, कस्टमर के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने रिटर्न जो किया है चेक को, उस पर कोई प्रॉपर रीज़न नहीं लिखा है, ठीक है, उससे कोई कारण नहीं बताया क्यों रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये होगा। तो ये ऑप्शन सही लगता है, ठीक है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, बैंक इज लायबल टू द कस्टमर फॉर हैविंग रिटर्न द चेक्स इफ बैलेंस इन द अदर ब्रांच वाज एडुकेट वेयर द अकाउंट वाज ट्रांसफर्ड। बोलता है बैंक यहाँ पे लाइबल हो जाएगा कस्टमर के लिए, ठीक है, क्योंकि चेक को रिटर्न किया गया है जहाँ पे बैलेंस जो था दूसरे ब्रांच के साथ था, और जहाँ पे अकाउंट को ट्रांसफ़र किया गया। देखिए आज के डेट में सारा अकाउंट जो है नेट बैंकिंग से होता है, कोर बैंकिंग से होता है, तो किसी ब्रांच में बैलेंस होगा तो अपने आप इसमें दिखेगा, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। बैंक इज नॉट लायबल टू द कस्टमर चेक कुड नॉट हैव बीन पेड अदरवाइज। बोलता है बैंक कहीं से भी लायबल नहीं होगा कस्टमर के लिए, बैंक कहीं से भी लायबल नहीं होगा कस्टमर के लिए, ठीक है, क्योंकि चेक जो है वो पेड ही नहीं हो पाया अदरवाइज, ठीक है। डी ऑप्शन है, तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये भी ऑप्शन का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक ऑप्शन तो आ रहा है ए ऑप्शन, कि बैंक यहाँ पर लायबल होगा कस्टमर के लिए क्योंकि उसने चेक रिटर्न जो किया है उसे प्रॉपर रीज़न नहीं बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एन अकाउंट पेई क्रॉसिंग। इनमें से कौन सा जो है वो फीचर नहीं है अकाउंट पेई क्रॉसिंग का। क्या सवाल है, इनमें से कौन सा है जो फीचर नहीं है अकाउंट पेई क्रॉसिंग का, सवाल ये था आपसे। ए ऑप्शन है, इट इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ NI एक्ट। तो देखिए फिर इट्स ए पेई इज होल्डर ओनली, फिर इट कैन बी इंडोर्स एंड ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, डी ऑप्शन ऑल द अबव। जब हम बात कर रहे हैं अकाउंट पे ही क्रॉसिंग हो गया, समझिए अकाउंट पे ही आपने चेक बना दिया, ठीक है। अकाउंट पे ही कैसा होता है चेक, कुछ ऐसा होता होगा चेक, दो ठो क्रॉसिंग कर दिया आपने, ठीक है, ये अकाउंट पे ही हो गया। अब इसमें बोलता है कौन सा फीचर नहीं है, नॉट ए फीचर है, तो ये ऑप्शन बोलता है कि इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 130 ऑफ NI एक्ट, तो ये गलत जगह डिफाइन कर रहे हैं इसको, इसलिए ये गलत हो गया। इट्स पे इज होल्डर ओनली, केवल होल्डर को ही हम कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। फिर कैन बी, इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार सिंगल ट्रांसफ़र होता है ये, तो ये भी गलत हो गया। ऑल द अबव, ठीक है, तो सारी ऑप्शन इसमें गलत ही हैं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, वेयर बाई एनी केस अदर देन द रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट ऑफ द मॉर्टगी, डिफॉल्ट ऑफ मॉर्टगेज और मॉर्टगी, द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी इज होली और पार्सली डिस्ट्रॉयड और द security is rendered insufficient, the mortgagor has not provided enough further security, the mortgagee has the right to file a suit in the court of law for the mortgage money. A security is considered insufficient unless the value of the mortgage property exceed the amount for the time being by। अब समझते हैं बात को। बोलता है कि ऐसा कोई केस है जहाँ पे कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या डिफ़ॉल्ट हुआ है मॉर्टगेज के ऊपर, ठीक है, या मॉर्टगी के ऊपर, मॉर्टगेज के ऊपर या मॉर्टगी के ऊपर, मॉर्टगी क्या है यहाँ पे, बैंक। तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो होता है होली पूरी तरीके से पार्शियली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, सिक्योरिटी इनसफिशिएंट है, और मॉर्टगर ने कोई दूसरा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं किया है। अब मॉर्टगी यानी बैंक के पास राइट है कि वो फाइल कर सकता है शूट, कहाँ पे करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में करेगा, ठीक है, मॉर्टगेज मनी के लिए। जो सिक्योरिटी होता है और वो कंसिडर हो रहा है इनसफिशिएंट, मतलब बहुत कम सिक्योरिटी है या इनसफिशिएंट है, अनलेस, तब तक जब तक कि जो वैल्यू है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का एक्सीड नहीं कर जाता है, जो भी अमाउंट ऑफ टाइम बिंग बाई, कितना टाइम से एक्सीड नहीं कर जाता है, तब तक हम उसको इनसफिशिएंट मानते हैं। क्या मानते हैं, इनसफिशिएंट। हम कब तक मानेंगे, जब तक मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की वैल्यू कितना ज़्यादा नहीं चाहिए, बिंग एक्सीड बाई, ये ऑप्शन है 1/3, और इफ़ कंजिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड बाई 1/2, बोलते एक तिहाई चाहिए जो बिल्डिंग का वैल्यू से आधा एक्सीड से ज़्यादा नहीं हो जाता, आधा ज़्यादा नहीं होता।
बी ऑप्शन है 1/2 और इट्स और इफ कंजस्टिंग ऑफ द वैल्यू एक्सीड्स 1/3, बोलते हैं एक आधा हो जाए चाहे जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू 1/3 से ज़्यादा हो। सी ऑप्शन है 1/3 इन बोथ केसेस, 1/3 दोनों केसेस में। डी ऑप्शन है 1/2 इन बोथ केसेस, 1/2 दोनों केसेस में। तो सही ऑप्शन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इस केस में हो जाएगा 1/3 या फिर इफ कंजस्टिंग ऑफ बिल्डिंग जो एक्सीड कर जाएगा बाई 1/2। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर रेगुलेटेड बाय, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटेड बाय, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन नाबार्ड, सी ऑप्शन है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है सेबी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द फैसिलिटी डेट इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सटेंड टर्म क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स ऑफ एलिजिबल गुड्स एट द पोस्ट शिपमेंट स्टेज इज कॉल्ड, बोलता है जो फैसिलिटी होता है जो कि इनेबल करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को जहाँ पे एक्सटेंड कर सकेगा टर्म क्रेडिट को इम्पोर्टर के लिए जो एलिजिबल गुड्स होंगे पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है बैलेंस क्रेडिट, बी ऑप्शन है चैनल फाइनेंसिंग, सी ऑप्शन है सेलर्स क्रेडिट, डी ऑप्शन है सप्लाई चेन पार्टनरिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? सही ऑप्शन हो जाएगा सेलर्स क्रेडिट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ए बैंकिंग कंपनी बिफोर अलाउिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए आरबीआई एक्नॉलेजमेंट इफ सच ट्रांसफर रिजल्ट्स इन होल्डिंग मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक। बोलता है कि जो अंडर सेक्शन है 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसमें बोलता है कोई भी बैंकिंग कंपनी है उसको जहाँ वो अलाउ कर रहा है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को, उस केस में ज़रूरी है, क्या है ज़रूरी है कि रिक्वायर करेगा आरबीआई के एक्नॉलेज, क्या ज़रूरी है उस केस में जरूरी है कि उसके पास आरबीआई की एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए इस तरह के ट्रांसफ़र रिजल्ट्स में जहाँ होल्डिंग जो है कितने प्रतिशत कैपिटल पेड अप कैपिटल से ज़्यादा होगा। तो ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन 5%, सी ऑप्शन 7.5%, डी ऑप्शन है 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा कि अगर 5% से ज़्यादा का आप ट्रांसफ़र कर रहे हो शेयर्स में जो भी पेड अप कैपिटल होगा बैंक का, उस केस में आरबीआई से एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा। 5% से ज़्यादा होगा तो के केस में 5%, बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, बोलता है अंडर प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ ए कस्टमर कैन बी डिस्क्लोज्ड, बोलता है या कौन सा प्रोविज़न होगा जिसके तहत जो रिलेट होता है अकाउंट किसी भी कस्टमर्स का, आप उसको क्या कर सकते हो? डिस्क्लोज कर सकते हो। ए ऑप्शन है एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, बी ऑप्शन है एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, सी ऑप्शन है एज पर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर, डी ऑप्शन है डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसमें ऑप्शन आपको बताने होंगे। ए ऑप्शन है ए बी एंड डी ओनली, बी ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू डी ऑल। हम जो बात करें जो प्रोविजंस है जिसके तहत जो कस्टमर डिस्क्लोज करेगा कौन सा हो जाएगा? एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के तहत ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा एज पर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, ये भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा एज पर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर्स, ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। और डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये चारों चीज़ के ऊपर बैंक डिस्क्लोज कर सकता है। ठीक है, ए टू डी ऑल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा है इन डेप्थ। दोनों के दोनों ही आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव जहाँ आपका समय कम हो। मान लीजिए कि आप 10 मिनट भी अगर हर दिन देते हैं तो आराम से पढ़ के इसको पास कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए एक दिन में भी आप पास कर सकते हैं। 16 घंटा पर पेपर का वीडियो लेंथ होता है, अगर आप इतना समय देते हैं तो आराम से आप 55% नंबर ला सकते हैं। दूसरा इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है जो 75 एंड अबव % नंबर लाना चाहते हैं। या अगर आप हर दिन 1 घंटे का समय देते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि 7 दिन का समय दे के पेपर को पढ़ते हैं, तो आराम से आपको उससे गलती 75% नंबर एंड अबव आ जाएगा। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे तो इसका दाम है 800 रुपये, या दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग है तो उसका दाम है 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे तो दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, यहाँ दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।